हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। बहुत खूब लिखा है किसी शायर ने। जी हाँ दोस्तों, मैं ममता आप सबका स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ पावनी जी से, जिन्होंने बहुत त्याग, प्रेम, समर्पण और हिम्मत से अपने दोनों बच्चों को बड़ा किया है। फरीदाबाद की रहने वाली पावनी जी एक संगीतकार ही नहीं, एक ध्यान प्रचारक हैं, जो घर घर जाकर लोगों को ध्यान सिखाती हैं और शाकाहार के लिए प्रेरित करती है। साथ ही 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। दूसरी बार माँ बनने का सफर उनके लिए आसान नहीं था। उनका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है। डॉक्टर्स के आगाह करने के बावजूद भी पावनी जी ने बेटे को स्वीकार किया और इस दौरान होने वाली हर छोटी से छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट किया। उनके हस्बैंड और उनकी पूरी फैमिली ने किस तरह उनका साथ दिया, जानिए उनकी जुबानी। पावनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आज। थैंक यू। नमस्ते। पावनी जी, जैसे मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आपने अपने जीवन के चैलेंजेस को बहुत हिम्मत से फेस किया है, तो आप शेयर करेंगे अपनी जर्नी के बारे में। मेरा नाम पावनी है एंड मैं राइट नाउ फरीदाबाद हरियाणा में रह रही हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी वो 22 साल की है और बेटा 20 साल का है। ये है अब तक। और मैं 4 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। मेडिटेशन करने से ज़्यादा टाइम बहुत लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताने के लिए मैं स्पेंड करती हूँ और घर का जो काम काज है वो देखती रहती हूँ। यही है अब तक। पावनी जी, आपके दोनों बच्चों में कितना अंतर है? 1 year 8 months। ओके। यस। सो जब आपने सेकंड चाइल्ड को कंसीव किया और वो गैप जैसे कम मानते हैं या महसूस किया अपने कम में, तो आपको कैसे लगा उस टाइम? थोड़ा सा सरप्राइज मैंने फील किया, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड सो बहुत लोग जो नज़दीक फ्रेंड्स है सब अबॉर्शन करने के लिए बोला, क्योंकि तुम्हारा बॉडी रेडी नहीं होगी इतनी जल्दी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, ऐसा बोला था। जो वहाँ हम लोग बहुत रिमोट एरिया में रहते थे। जम्मू से 3 घंटे दूरी पे, 3-4 घंटे दूरी पे ज्योतिपुरम कहते हैं, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वहाँ मेरे हस्बैंड काम करते थे। सो वहाँ बहुत ही मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत ही कम थे। सो वहाँ एक्चुअली हम जो फ्रेंड्स होते हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स ने एडवाइस किया कि अबॉर्शन के लिए। बट मेरे हस्बैंड ने बोला वो तो एक अबॉर्शन करना एक मर्डर के समान है, वी कांट डू दैट। हमको कोई अधिकार नहीं होता है किसी भी प्राणी को मारने के लिए। सो उन्होंने हिम्मत दिया, हम आगे बढ़े, वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया। सो ये इसमें आपकी भी सहमति थी? यस, ओके, एब्सोल्युटली। मैं भी अंतर से यही मानती थी। ज़्यादा नॉलेज ये सब नहीं था, बट हम दोनों का यही राय था कि हमारा कोई अधिकार नहीं है जीव हत्या करने। यस। ओके, तो आपकी ये सेकंड प्रेगनेंसी कैसी थी? उस दौरान आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस, या आपने अपनी बेटी के साथ साथ, आई थिंक आपकी बेटी 1.25 साल की होगी उस टाइम जैसे? मेरी बॉडी ऑब्वियसली वीक थी, क्योंकि मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मेरे बॉडी कोप अप ही नहीं हुई, क्योंकि मैं फीड भी कर रही थी, घर का सारा काम भी था, सब कुछ नया नया था। घर का काम करना और बेटी को मैनेज करना, एवरीथिंग सब कुछ नया था।
सो एंड मैं फीड कर रही थी मेरी बेटी को, तो अचानक रोकना पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं कंसीव हो गई हूँ। तो वो थोड़ा इमोशनल फील किया मैंने, क्योंकि मैं बहुत प्रेशस मानती हूँ बच्चे को फीड करना। मैं मेरे ख्याल से जितना मेरा नॉलेज है, कम से कम 2 साल तक मैं फीड करना चाह रही थी, बट 1 ईयर 1 मंथ जब वो आई, वो उसकी हुई, तब मुझे रोकना पड़ा ज़बरदस्ती। दूसरा दूध उनको इंट्रोड्यूस करना, ये सब थोड़ा सा टास्क था। और हमारा, मैंने बोला ना, हम रिमोट एरियाज़ में रहते थे। बेटी से पहले एक मिसकैरेज हुआ, सो उस दौरान बेटी के प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरा टाइम मुझे अपने मैके में रहना पड़ा। बेड रेस्ट सजेस्ट किया, मेडिकेशंस पे थी। सो फिर से मुझे प्रेगनेंसी के लिए जाना पड़ा। मीन्स फर्स्ट प्रेगनेंसी में पूरा टाइम मैं अपने हस्बैंड से दूर रही, एंड मुझे यही दुख था कि सेकेंड प्रेगनेंसी में फिर से पूरा टाइम से दूर रहना पड़ेगा। वो काफ़ी इमोशनल इसलिए कि बिकॉज बोथ द पेरेंट्स वो अंडरगो करते हैं ना वो जर्नी। सो थोड़ा मिस करती थी पहले प्रेगनेंसी में, बट सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरी बेटी जैसा मुझे फील होता था कि वो एक एंजल मेरे पास आई है, एंड डू आई डिज़र्व दिस, इतना ब्यूटीफुल सोल को मैं डिज़र्व करती हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग्स भी आते थे। ऐसा कैसे इतनी ब्यूटीफुल एंजल मेरे पास आई, ऐसा वंडर करती थी। बट इतने में मेरे अंतर से आवाज़ आता था कि यस, यू डिज़र्व दिस, क्योंकि तुम इतने प्योर हो, सो डेफिनेटली तुमको ऐसा, यू डिज़र्व दिस काइंड ऑफ चाइल्ड, ऐसा मुझे फील होता था। एंड उसको देख के बहुत नटखट और बहुत ही शरारती थी, तो उसको देख के बहुत ही वंडरफुल टाइम मेरा बीता। एंड साथ ही साथ मुझे बहुत दुख होता था कि मेरे हस्बैंड ये सब मिस कर रहे हैं, उसका देखना बहुत ज़्यादा दुख होता था। बट उसको कोप अप, उनको देखते हुए मैं कोप अप करती थी, कि खुश रहती थी बेसिकली। सो आपकी बेटी आपके लिए एक प्रेरणा थी ड्यूरिंग दोज 9 मंथ्स जब आपके हस्बैंड आपसे दूर थे। एब्सोल्युटली ऑन टोस रखती थी मुझे। ओके। बहुत ही एक्टिव थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डल और बहुत दुखी थी कि मेरे हस्बैंड से दूर हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सो सेकेंड प्रेगनेंसी में आपकी बेटी ने आपको वो मोटिवेशन या वो खुशी दी, जैसे आपने पूरी बताया तरह से कि वो एक एंजल के रूप में आपके जीवन में थी। वो एंजेलिक फीलिंग मुझे आता, कंटिन्यूसली वो फील होता था। या पावनी, आपके दोनों बच्चे क्या करते हैं? मेरी बेटी अभी राइट नाउ BA साइकोलॉजी ऑनर्स फिनिश किया है, ओके। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में कर रही है। और मेरा बेटा मल्टीपली चैलेंज्ड है, सो 20 साल है, बट उनका सारा माइलस्टोन्स बहुत ही डिलेड है। सो वो महीनों के बच्चा जैसा ही उनका है अभी। ही हैज़ मतलब फिज़िकल चैलेंजेस है, स्पीच बहुत कम है, 5-6 5-6 वर्ड्स के ज़्यादा वो बात नहीं कर पाता है, और सिवियर विजुअल इम्पेयरमेंट है। बेसिकली वो सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी विद मल्टीपल चैलेंजेस, ऐसा है। तो ये आपको कब पता चला इसके बारे में? जब वो पैदा हुआ था, उससे पहले मुझे थोड़ा सा BP इश्यूज़ हो गए थे लास्ट में। पहले कभी भी BP नहीं था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी नहीं है, सेकेंड प्रेगनेंसी ऑल थ्रू आउट सेकेंड प्रेगनेंसी भी नहीं था। बट 8.5 मंथ्स जब मैं प्रेग्नेंट थी बेटे के साथ, वो उस वक्त BP शुरू हुआ था। कुछ रीजंस, अननोन रीजंस के वजह से BP सडनली स्प्राउट अप हो गया। सो ये BP कंट्रोल नहीं हुई, तो इमरजेंसी में डिलीवरी करना पड़ा। जब डिलीवरी हुई 9th मंथ, जस्ट 1 वीक हुआ था 9th मंथ एंटर करके। सो 9th मंथ पूरा टर्म वो
गर्भ में नहीं रहा, बाहर उनको लेके आना पड़ा फोर्सफुली। सो इस दौरान उसको ना बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं, मतलब बर्थ क्राई नहीं था। अच्छा, जो बच्चे रोते हैं सबसे पहले, बर्थ क्राई ओके, होता है। हाँ, तो वो बर्थ क्राई बहुत फीबल था, तो बहुत ही मुश्किल से उनको पूरा रिवाइव करने में लगा, 6 घंटे लगा। तो सरवाइव हो गया। तो जब सरवाइव हो गया था तो डॉक्टर ने बताया कि ये ट्रीटमेंट वेंटिलेटर पे रखा गया था, ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें या रोक दें। सो मैं तो अनकॉन्शियस थी उस टाइम पे, मेरा सिजरिन हुआ। मेरा भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया आफ्टर डिलीवरी, मेरा भी ऑक्सीजन कम होना, ये सब मेरा भी कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे कुछ लोग से वो सरवाइव करवाने में लगे हुए थे और मेरे बेटे को दूसरे हॉस्पिटल पे लेके जाना पड़ा, वेंटिलेटर पे रखने के लिए। एंड उस टाइम मेरे हस्बैंड और मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स उन बेटे के हॉस्पिटल पे थे। तो मेरे हस्बैंड से पूछा गया कि ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें या रोक दें। तो मेरे हस्बैंड भी, वी वर यंग कपल देन, हमको ये कुछ भी ज्ञान नहीं था आध्यात्मिकता में। बस अपने इंट्यूशन से उनको फील हुआ कि नहीं, मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं रोकूंगा। मुझे ये बच्चा चाहिए। मैं जैसे, क्योंकि डॉक्टर ने क्लियरली बोला बहुत चांसेस है कि ये बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएगा। दैट मीन्स खास करके मेंटल रिटार्डेशन होने का बहुत चांसेस है, और उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन इज़ द मेन। वो हमको सारा इंस्ट्रक्शंस बॉडी को ब्रेन के थ्रू मिलता है। तो ब्रेन अगर अफेक्ट होता है तो कौन से रिलेटेड रीजन है, वो सारे रीजन्स अफेक्ट हो जाएंगे। तो अब जो जैसा जैसा बड़ा होता जाएगा, कुछ दिनों में, महीनों में ऐसा पता चलता जाएगा एक एक चीज़। तब तक कुछ भी हम बता नहीं सकते हैं। बट ऑलमोस्ट मेरे एक्सपीरियंस में मेंटल रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा होने का चांस है। ये डॉक्टर ने आपको बोला अगर ट्रीटमेंट रोक देते हैं तो? ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे तो, अगर उसको जिंदा रखेंगे तो। ओके, मतलब या तो जिंदा रखना है या तो ट्रीटमेंट रोक देना, मतलब उसको अभी जिंदा रहने का चांस नहीं होगा फिर, यू नो। सो जिंदा रखना मतलब वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमको बेयर करना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चे का कैसा भी हो, हमको वो स्वीकार है तो मैं कंटिन्यू करूँगा करके डॉक्टर ने बोला। तो मेरे हस्बैंड ने वो डिसीजन लिया, सिंगल, किसी का नहीं था उनका। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल फील करती हूँ इस जन्म में, उनका ये डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि एक सिंगल पर्सन को ऐसा उस टाइम पे डिसीजन लेना, इट्स नॉट अ जोक ना। सो उन्होंने वो हिम्मत किया कि मुझे चाहिए वो बच्चा, क्योंकि उन्होंने हमको चूज़ किया। तो उस वक्त कोई सोल नॉलेज, हमको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था, बट सोल को तो है। अब तक भौतिक जीवन में नहीं है, हमने वो सब किसी से नहीं सीखा, बट हिज सोल हैज़ दैट नॉलेज। सो उस टाइम पे वो सोल का कॉन्शियसनेस ऐसा राइज हुआ, और उन्होंने बोला मुझे चाहिए। उन्होंने चूज़ किया हमको, तो जैसा भी हो मैं स्वीकार करूँगा। दिस वॉज द डिसीजन उन्होंने जो लिया। या सो जैसे कहते हैं ना कि द सोल चूजेस द पेरेंट्स, या एंड इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पेरेंट्स और सोल के बीच, बच्चे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट ये सब नॉलेज हमको किसी ने नहीं बताया तब तक। हाँ, इसलिए मैं बहुत सरप्राइज फील करती हूँ और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ उनका ये डिसीजन, इतने हिम्मत से उन्होंने लिया। आपका ये जब डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बच्चा ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, फिर भी उन्होंने डिसीजन लिया। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ उनको कि उस दिन आपने वो डिसीजन लेके हमारे पूरा फैमिली को बहुत सारा कर्मा से मतलब जो बैड कर्मा हम करने जा रहे हैं, नहीं चाहिए करके, एक परम आत्मा हमारे पास आ रही है। बिकॉज एवरीबडी इज गॉड, जैसा पत्री जी से
सेस। सो एक गॉड ने हमको चूज़ किया कि यहाँ जाऊँगा, इस फैमिली में, इनके पास रहूँगा। तो अगर हम इनकार करेंगे तो ये सब अब पता चलता है ना, जब आप मेडिटेट हाँ, करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में, But- तब इस चीज़ का आभास होता है। अब पता चलता है क्लियरली। बट उस कुछ दिनों में मुझे फीलिंग हुआ, लाख लाख कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलते रहे हम लोग, मैं और मेरे पिताजी खास करके। उस वक्त मेरे पिताजी भी शॉक हो गए, ये क्या डिसीजन ले रहे हैं मेरे सन इन लॉ। और मैं भी रोई, टू बी ट्रूथफुल, मैं रोई कि ऐसा कैसे डिसीजन ले लिया आपने, क्योंकि मैं तो अनकॉन्शियस थी। तो उन्होंने बोला मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया, बचा लो उनको करके बोल दिया। मैंने बोला ऐसा कैसे आपने डिसीजन लिया, हमारा फैमिली पूरा क्या हो जाएगा। आपने सोचा मैं हमारी बेटी से कौन शादी करेगा, बेटी 1.5 साल की भी नहीं है, मैं जा रही हूँ शादी के बारे में सोचने। बिकॉज दैट इज़ द प्रेशर जो समाज हमारे ऊपर क्रिएट करता है। समाज को निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं भी उस समाज की हिस्सा हूँ। बट जब अज्ञानता में रहते हैं, जो सही ज्ञान हमको नहीं मिलता है, तो एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में हम लोग रहते हैं। वो ग्रुप कॉन्शियसनेस ब्यूटीफुल, मिराकुलस, वंडरफुल भी हो सकता है। ग्रुप कॉन्शियसनेस हमको नीचे खींचने वाला, मतलब जो आपको आध्यात्मिक प्रगति में ना जाने देने वाला ग्रुप कॉन्शियसनेस भी होता है। तो मैं उसी ग्रुप कॉन्शियसनेस में थी जो सबका है कि बेटी है तो ये ऐसा भाई है तो कौन शादी करेगा, ये सब। एंड धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, मतलब 1-2 डेज में ही मैं कोप अप हो गई कि मुझे इस बच्चे को पूरा दिन जी जान लगा के देना है। और ग्रेजुअली और डेडिकेशन बढ़ता गया मेरा उस बच्चे के प्रति। प्यार ऐसा कुछ मुझे पता नहीं चला, बट एक ड्यूटी में कंपलसरी मैं अटेंड कर रही थी और सिज़रिन हुआ मेरा। और ये बहुत क्रूशियल थिंग है कि सिज़रिन होने से वो सीढ़ियाँ चढ़ना दूर की बात है, बट मुझे 2-3 फ्लोर्स चढ़ना उतरना पड़ता था। आईसीयू में वो रहता था, तो पूरा टाइम मुझे हर 1.5 घंटे में जाके फीड करके आना पड़ता था। सो ये सब था। एक्चुअली ये सब दिखता नहीं है ना कि क्या क्या अंडरगो करना पड़ता है पेरेंट्स को, जिसके साथ बच्चों के साथ चैलेंजेस है। तो इस दौरान पेरेंट्स काफ़ी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरते हैं। तो मेरा भी हुआ, बट या ग्रेजुअली कोप अप करना सीख गए हम लोग एंड एंजॉय भी करना सीख गए। पावनी की जो हिम्मत है वो उनको मिली उनके हस्बैंड से, शिव कुमार जी से, क्योंकि माँ के साथ साथ एक पिता ने भी बहुत हिम्मत दी और अपना जो एक पिता का रोल होता है या सपोर्ट होता है बहुत अच्छी तरह निभाया। आइए बढ़ते हैं आगे, पावनी से जानते हैं इनके आगे की जर्नी के बारे में। पावनी, आपको जो आपके दूसरे बेटे के साथ जो चैलेंजेस आए उसकी परवरिश में, वो क्या थे और आपने उसको कैसे हैंडल किया? या इससे पहले, जो परवरिश से पहले, जब डॉक्टर ने बोला है कि इसको बचाना है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है मेरे हस्बैंड को से। सो उस वक्त एक छोटी सी पाइप की ज़रूरत थी, जहाँ क्योंकि उनके लंग्स में पूरा पानी भर गया था, तो अर्जेंट वो पाइप चाहिए था। और उस दिन दिवाली बॉर्न है मेरा बेटा, तो इवनिंग था, वो पूरे दुकान पूजा में रहते हैं, मतलब लक्ष्मी पूजा करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं। और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स हर एक डायरेक्शन में गए वो पाइप ढूंढने के लिए, और वो बड़े मुश्किल, कोई भी देने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि बिजनेस नहीं करते हैं, उनका सेंटिमेंट है दिवाली के। एक दुकानदार बहुत रिक्वेस्ट करे मेरे पिताजी, तो उनको मिला पाइप।
और वो पाइप के वजह से वो सर्जरी जो डॉक्टर कर पाते हैं वो सक्सेस हुई। फिर वो बेटा सेव हो गया। और मैं इसलिए ये कहना चाह रही हूँ, ये सारा स्टोरी बता रही हूँ कि पूरा फैमिली का रोल कितना है। एंड सब मेरे पेरेंट्स और इन लॉज और एक्सटेंडेड फैमिली, कज़न्स और सब लोगों ने साथ दिया। और ख़ास करके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सभी ने ये साथ दिया। क्योंकि बहुत छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जो रेगुलर डेज़ में बहुत सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। बेटा हॉस्पिटल में है, मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं, और मेरी बेटी को संभालना, और सारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो हैं सभी ने साथ दिया। और उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो सपोर्ट उन्होंने दिया। मेरी बेटी को सब लोगों ने संभाला, इसलिए मैं पूरे टाइम मैं अपने बेटे के साथ रहती थी। एक ही कमरे में कंटिन्यूस उसके साथ रहना पड़ता था, क्योंकि जब डिस्चार्ज कर रहे थे तो डॉक्टर ने बोला कि इसका फिट्स आ गया। जब सीरियस था कंडीशन, फिट्स आ गया तो फिट्स नहीं आने देना है, क्योंकि फिट्स आते हैं तो और ब्रेन का डैमेज होने का संभावना है। तो वी कांट अफोर्ड दैट। सो बहुत ऑन टोज रहती थी कि वो टेम्परेचर मेंटेन करना। इतना गर्मी होता है साउथ इंडिया में, वो गर्मी में बहुत ज़्यादा वो इंक्यूबेटर का एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स जो गर्भ में जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर रूम में मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, बिकॉज वो प्रीमेच्योर बेबी था। और वो फीड्स लेना भी बहुत टाइम टेकिंग था। मेरा पूरा दिन चला जाता था उसमें, बेटी को अटेंड नहीं कर पाती थी। बट बेटी वॉज सो कोऑपरेटिव कि हमेशा खुश रहती थी। एंड सब के साथ अच्छे से एडजस्ट करती थी, एंड सब बहुत प्यार से उनको रखते थे। तो ऐसा मेरे पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स सभी ने हमारा हेल्प किया। और कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड को वापस जम्मू जाना पड़ा। तो ऐसे बच्चे को लेके वहाँ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। 2 साल तक मैं यहीं रह गई अपने पेरेंट्स के प्लेस में। एंड मेरे फादर, मदर और भाई रात को भी जाग जाग के मेरा सपोर्ट करते थे, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट, बहुत ज़्यादा रोना, ये सब हम ऑन टोज रहते थे हम लोग। या वो टफ़ टाइम ही था, क्योंकि मैं भी यंग थी। इतना सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जान को बचाना है, ऐसे ही मोटो रहता था। एवरीथिंग है मैं ऑब्जर्व करती थी। एंड फिर कुछ महीनों के बाद हमने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी ढूंढना शुरू किया। मेरे फादर मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, उनको काफ़ी नॉलेज था आयुर्वेदिक मेडिसिन, और अवेयरनेस था। नॉलेज से ज़्यादा अवेयरनेस बहुत था होम्योपैथिक मेडिसिन। सो हम लोग वेज एंड मीन्स ट्राई करते थे, फिजियोथेरेपी सेंटर्स जाते थे, हॉस्पिटल्स जाते थे, और वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस, समाज से बहुत सारे क्वेश्चंस, आपने क्या गलती किया कि ऐसा बेटा उनको दिक्कत आया, प्रिकॉशंस नहीं लिया क्या, ये सब क्वेश्चंस पूछते थे बहुत ज़्यादा। बार बार मैं बोलना चाह रही थी, बट बार बार वही क्वेश्चंस पुट अप होता था। बहुत डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि एक तो एक साइकोलॉजिकल सेटबैक ही है वो कोप अप करना। और हस्बैंड वहाँ चले गए और सब कुछ एक ही बार में, बेटी को एड्रेस नहीं कर पा रहे हूँ, ये फीलिंग, थोड़ा गिल्ट भी, एवरीथिंग आई हैड टू हैंडल। बट प्लस पॉइंट ये है कि फैमिली के सपोर्ट से ये मैं खड़ी हो पाई। या काफ़ी जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, आपको और भी चैलेंजेस, क्योंकि जब जो छोटा है तो आप उसको उठा सकते हैं, कर सकते हैं, तो जैसे जैसे वो बढ़ता गया और कॉम्प्लिकेशंस या यहाँ फीडिंग इश्यूज थे पहली बात। क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी में ज़्यादातर बच्चों को
swallowing का इश्यूज होते हैं। ओके। स्वॉलोइंग में कभी भी ये फिर से वो ब्रेथलेसनेस होने का चांस बहुत है। सो एवरी मिनट वो अलर्ट रहना पड़ता था कि स्वॉलो किया कि नहीं, मतलब दूध पिलाना, वाटर पिलाना भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, और खाना खिलाना तो घंटे घंटे लग जाते थे। बस यही फीड्स देना ही मेरा टारगेट है, ये पूरा दिन उसमें निकल जाता था। और हॉस्पिटल्स पे घूम जाना आना, एज यू से इनिशियली वो गोदी में मतलब अपने शोल्डर पे लेके घूमती थी, काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि मेरा बॉडी हील नहीं हुई। 2 सिज़ेरियंस तुरंत होना मेरा काफ़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बहुत प्ले करता है बॉडी पे, तो काफ़ी वीक थी मैं, फिर भी कोप अप करते चलती थी। बट या उसको धीरे धीरे 8 साल तक मैं अपने शोल्डर पे लेके घूमी। तो इस दौरान मेरा बहुत सारा फिज़िकली मेरा थोड़ा सा चैलेंजेस आए, मीन्स बहुत वीक हो गई थी, एंड मेंटली भी बहुत लो हो गई थी, या सोचने की क्षमता भी मेरा कम हो गया स्ट्रेस के वजह से। ये कंटिन्यूएशन में थोड़ा बेर करना डेफिनेटली वो अफेक्ट करता है ना। तो या 2 साल के बाद मैंने अपने हस्बैंड के पास रहने के लिए कोशिश किया, बट बहुत हमको वो रिस्की लगा, क्योंकि वहाँ मैंने बोला ना, वहाँ में बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलना मुश्किल था, एंड ऐसे बच्चे के साथ कभी भी अलर्ट सिचुएशन आता है, तो इतना स्ट्रेस हम लोग हैंडल नहीं कर पाए। हमने सोचा हम साथ रहने के डिसीजन लें, या बच्चे का सरवाइव रखने के लिए हमको कोशिश करना है। तो मेरे हस्बैंड को बार बार यही उनको फील हुआ, साथ रहना इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका लाइफ को हमको सेव करना और मेंटेन करना। सो द बेस्ट वे इज़ जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ होते हैं वहाँ ही रहो। सो आपके हस्बैंड का भी बहुत बड़ा त्याग और सपोर्ट है पूरा इसमें आपका। उनको भोजन भी नहीं सही से मिला, और पूरा टाइम उनको फैमिली से दूर रहना, मतलब बच्चों का वो जो ब्यूटीफुल एज है उन्होंने पूरा मिस किया ऑलमोस्ट। हाँ। सो या उन्होंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस उन्होंने किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट वो इतना मैनेज किए हैं, इतना स्ट्रॉन्ग एक माउंटेन की तरह खड़े हैं। या पावनी, आपको देख के एक बहुत ब्यूटीफुल ऑरा फील कर रही हूँ मैं, इवन ऑन योर फेस। सो इतने चैलेंजेस के बावजूद आप इतनी काम और कंपोज्ड लग रही हैं, ये कैसे है आप में? ये और एक्चुअली आई डोंट नो कितना मैं कंपोज हूँ, क्योंकि मेरा भी बहुत बार मैं लो फील करती हूँ, अभी भी लो फील करती हूँ, बट जल्दी कोप अप करती हूँ, अभी बहुत जल्दी कोप अप करती हूँ। कभी कभी कुछ दिन ज़्यादा दिन लो फील करने का फेज़ आता है, बट फिर मैं वो स्ट्रेंथ मुझे ये मेडिटेशन में आने के बाद बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि ऑल थ्रू माई जर्नी मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा सीखा मैंने। पहले बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम थी, एंड बेसिकली एक मैं अपने आप को गुड ह्यूमन बीइंग मानती थी, क्योंकि पेरेंट्स मेरे बहुत सिंपल थे, इनोसेंट थे, एंड ट्रूथफुल थे। तो ये सब क्वालिटीज़ उनसे देख के मैंने थोड़ा बहुत अपने अंदर इनग्रेन करने के लिए कोशिश किया, और वो बहुत हेल्पफुल रहते थे सभी के साथ। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी मैं, बट मेरे पेरेंट्स इवन दो दे बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, दे यूज्ड टू हेल्प एवरीवन। सो ये सब क्वालिटीज़ मुझे उनसे सीखने के लिए मिला, एंड वो ऑब्वियसली वो हमारे एडल्टहुड में वो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सो वो उस बेस एक फाउंडेशन तो बना है, एंड उसको बिल्डअप करते हुए जब मेडिटेशन में आई,
वो स्ट्रॉन्ग होता गया। एंड उससे पहले भी, मेडिटेशन में आने से पहले भी, जब भी मैं अपने बच्चों के साथ रहती थी, मुझे वो प्योरिटी फील होता था। हाँ, अब वो ज़्यादा वोकल नहीं होते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं, बट फिर भी उनका वाइब्रेशन, उनका जो जो ऐसा ऑरा आपने आपने बोला अभी, वो ऑरा खास करके मेरी बेटी का दिखता था। वेराज मेरा बेटा का ना बहुत ही सटल था, क्योंकि येट वेरी पावरफुल। मुझे वो पावरफुल बाद में ही पता चला जब मैं मेडिटेशन में आई हूँ। तो वो सटल थिंग क्या है, मैं उनके पास बैठ के रोती थी कि तुम मेरे गर्भ क्यों चुने हो। मुझे पता ही नहीं है कि बच्चे पेरेंट्स को चुनते हैं। आई रियली डोंट नो, बट मैं पूछती थी उनसे कि मुझे पता है उसको वर्बली कोई क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज ही हैज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट आई डोंट नो हाउ उनके साथ मैं बात करती थी कि क्यों मुझे चुने हो। अगर कोई और गर्भ चुनते थे तो मुझे पता है तुम बहुत डिवाइन हो, बट फिर भी मुझे क्यों चुने हो, इस वजह से तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो गया। अगर दूसरे माँ के पास जाता तो कितना ब्यूटीफुल रहता। मुझे पता है तुम बहुत डिवाइन हो, मुझे फील होता है, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी बनते अगर कोई और गर्भ चुनता। मेरे जैसे माँ के पास आने की वजह से तुम्हारा ऐसा हो गया। मैं सही से तुमको वो सुरक्षा नहीं दे पाई। तो मैं बहुत गिल्टी फील करती थी। ऐसा बच्चा को मैंने मेरे वजह से उनको तकलीफ़ में डाला। कुछ खेल नहीं सकता, कुछ खड़ा नहीं हो सकता, हमेशा बेड पे ऐसा रहना पड़ता। फॉर एवरीथिंग वो डिपेंडेंट है। आप अपने आप को क्यों दोष देते हैं, जबकि कहते हैं कि उस वक्त वो स्थिति थी मेरी मेंटली, यही नॉलेज था कि मैंने सही से जन्म नहीं दिया। तो आप ने बताया कि जब आप मेडिटेशन में आए, यू स्टार्टेड, तो आप मेडिटेशन में कब आए? हाउ ओल्ड वाज योर सन व्हेन यू केम इनटू मेडिटेशन? यस, धीरे धीरे बहुत मतलब हॉस्पिटल्स जाना आना, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जाना आना करते 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 वो 15 साल का हो गया। 15 साल में हर माइक्रो लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब इन बच्चों में माइक्रो लेवल में इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सटल। ओनली पेरेंट्स और वो जो थेरेपिस्ट जो उनके साथ लगे रहते हैं वो ही नोटिस कर पाते हैं, कोई और नोटिस कर ही नहीं पाते हैं, इतना माइक्रो इम्प्रूवमेंट होता है। हर माइक्रो इम्प्रूवमेंट पे हम सेलिब्रेट करते थे घर में, बहुत तालियां बजाना और बहुत शोर मचाना ताकि उसको समझ में आए, क्योंकि वो देख नहीं पाता हमारा एक्सप्रेशन क्या है, खुशी क्या है। तो वो फील साउंड्स के थ्रू हम कराते थे। बहुत प्राउड फील करता था, वो चेहरे पे वो एक्सप्रेशन आता था कि सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो ऐसा हम सेलिब्रेट करते थे। तो वो सेलिब्रेशन मेरे लिए ऑक्सीजन बनता था जीने के लिए। वो जो सेंस ऑफ प्राइड मेरे बेटे के चेहरे पे देखती, और मैंने कोशिश ये किया कि एक छोटा सा हमारा टीम बने, मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम मेरी बेटी को नहीं दे पाती थी, पूरा टाइम मुझे बेटे को देना पड़ता था। तो क्वालिटी टाइम देना है और बेटी लेट डाउन नहीं होना है। तो हम टीम बनते थे, मैं बोलती थी हम तीनों मिलके, ये वर्ड बहुत यूज़ करती थी, हम तीनों मिलके एक ग्रुप बन के हम लोग ये काम करेंगे, ऐसा इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन। और मेरी बेटी को इस दौरान बहुत लगाव उसके भाई के साथ हो गया, और बहुत ही छोटी उम्र में ही सोचती थी कि मेरे भाई के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। इतना बहुत रिस्पॉन्सिबल जल्दी बन गई, एंड बहुत ही कम उम्र में वो दूसरी माँ भी बन गई। तो वो मेरी हिम्मत थी, क्योंकि वो कभी भी तुम इतना टाइम ज़्यादा भाई को दे रहे हो करके वो ग्रीवेंस नहीं दिखाती थी, क्योंकि वो भी एक सेकंड मदर बन गई ना। तो मेरे लिए इजी हो गया उतना। वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी।
काफ़ी आप मेडिटेशन कब करने लग गए जैसे? मेडिटेशन 15 हाँ। इयर्स पे जब वो हुआ था, तब बहुत डॉक्टर्स ने बोला कि अगर ये खड़ा नहीं हो पाएगा, अगर ये नहीं चलेगा, तो 15 ईयर्स से ज़्यादा जीवन उनका एक्सटेंड होना मुश्किल है। 15 ईयर्स ज़िंदा रहना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मुझे हमेशा वो बैक ऑफ द माइंड वो रहता था, 15 ईयर्स तक कुछ करना है इसके साथ, तो कुछ फिज़िकली उनको उसके लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट बढ़ाना है ना। बट 15 ईयर्स से उसका माइक्रो लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दिखना बंद हो गए थे। ओके। तब मेरा डिप्रेशन में जाना, पैनिक अटैक्स में जाना, घबराहट, स्ट्रेस, ये सब सिवियर हो गया था। और मेरी एज भी बढ़ रही थी और इसका इम्प्रूवमेंट्स नहीं दिख रहा था। दोनों रिवर्स में जा रहे थे, तो ये इम्बैलेंस हो रहा था। तो अब तक तो उनका माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स मेरे लिए जीवन दायिनी थी, मतलब वो ऑक्सीजन देता था मुझे। बट जब ये कम हो गया, मेरा डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया एंड सेंस ऑफ नॉन अचीवमेंट, सेंस ऑफ गिल्ट फिर से बाहर आ गया। सो मैं ढूंढ रही थी बहुत सारे ऑप्शंस, कैसे बाहर आऊँ। एक तड़प थी कि मैं बाहर आऊँ, क्योंकि मैं काम ही नहीं कर पा रही थी घर में भी, मेंटली डिस्टर्ब, बेसिक काम भी नहीं कर पा रही थी। बट एक 15 साल के बच्चे को उठाना, ये सब काफ़ी ज़्यादा था। एक मेंटल लेवल में डाउन है तो ये फिजिकल एफर्ट्स नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे सब बोलने लगे तुम ऐसे ही डिप्रेशन में चलती जाओगी तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम अर्जेंटली साइकियाट्रिस्ट को देखना पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैंने नज़दीकी लोगों को मैंने देखा साइकियाट्रिस्ट जो मेडिसिन देते हैं वो काफ़ी बॉडी पे असर पड़ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है इनको देख के। तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा बॉडी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सुबह उठते ही मुझे काम करना है बच्चे के साथ, एवरीथिंग आई हैव टू डू। सो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पसंद नहीं था, मैं तड़पती रही। इतने में रेकी शब्द मुझे याद आया। कुछ महीनों पहले शायद एक फैमिली फ्रेंड्स ने रेकी का नाम यूज़ किया। पता नहीं, मुझे पता नहीं है रेकी क्या है, बट मेरे इंट्यूशन में फील हुआ कि यहाँ कुछ सॉल्यूशन मुझे मिलता है। तो मैं रेकी टीचर के लिए ढूंढने लगी। मेरे फ्रेंड ने बताया, और वो रेकी ग्रैंड मास्टर है हेमा सेल्वन मैम, वो काउंसलिंग भी करते थे, एक्यूप्रेशरिस्ट भी थे। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिया एज अ मदर। मैंने रेकी करना शुरू किया, थोड़ा बेटर फील किया। बट डीप रूटेड जो कोर लेवल पे ये जो डिप्रेशन ये सब नहीं गए, एंड साइमल्टेनियसली मुझे फील होता था कि कुछ तो बाकी है, कुछ इनकम्प्लीट लगता था, कुछ तो बाकी है, मुझे जानना है, कुछ तो मुझे समझ में नहीं आया। वो मेरे आत्मा अंदर से पुकार रही थी कि वो कब मिलेगा, वो क्या है मुझे पता नहीं था। तब जब पत्रिशी के बारे में सुना है, एक मेरी फैमिली फ्रेंड्स है हेमा आंटी, उन्होंने पिरामिड मास्टर श्रीदेवी जी से इंट्रोड्यूस किया। और बड़े मुझे बिल्कुल इतने डिप्रेशन में थी कि मैं किसी से मिलना बात करना भी पसंद नहीं था, इतना डाउन थी। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके एक बार के लिए मान जाओ, उनसे बात करो। सो वो पिरामिड मास्टर करीब 6 महीना मुझे फ़ोन पे ही इंस्पायर करते थे। एंड थैंक्स टू हर एंड थैंक्स टू एवरीवन हु ब्रॉट मी इनटू मेडिटेशन। एंड फिर पत्री जी के बारे में सुनना शुरू किया। तब मुझे समझ में आ गया। मैं 2 महीना 5 मिनट से लेके शुरू किया ध्यान करना। एंड ध्यान महाचक्र जब हो रहा था उस वक्त दिसंबर में 4 साल पहले, फर्स्ट टाइम उनके साथ बैठ के मतलब एक मास्टर के साथ ध्यान करना, मतलब लाइव पीएमसी तेलुगु में आ रहा था। सर वहाँ ध्यान करवा रहे थे, मैं यहाँ घर में बैठ के सर गाइड कर रहे थे, तो मैं ध्यान किया। तब से शुरू हुआ मेरी जर्नी ध्यान का, और ग्रेजुअली 3 घंटे ध्यान में आ गई 2 महीनों में। पूरे दिन में 3 घंटे करती थी। काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, एस्पेशली मुझे जीवन के प्रति वो एक्साइटमेंट
फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में महसूस किया जब पत्री जी को नहीं जानती हूँ, बट उनके जो लक्ष्य के बारे में मैंने सुना तो मुझे कंप्लीटली कनेक्ट हो गई। एंड मुझे जो सिवियर डिप्रेशन से वो जो पीसफुल वाइब्रेशंस फील हो रहे थे ना, मुझे लगा ये मेरा बोनस लाइफ है, क्योंकि मुझे लगा था इतना सिवियर डिप्रेशन में और ज़्यादा मैं नहीं जी पाऊँगी। अब मुझे ये जो लाइफ मिला है ये बोनस लाइफ है। ये बोनस लाइफ जो एक्स्ट्रा मुझे मिला है, जब पत्री जी के बारे में सुना, उनको तो मैं नहीं जानती हूँ, बट बिल्कुल ही नहीं जानती हूँ, बट उनके जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्य के बारे में सुन के मुझे बहुत ही कनेक्शन फील हुआ। एंड मुझे लगा कि इस लाइफ को फुलफ़िल करना है तो इस रास्ते पे मुझे भी चलना है। जो ये लाइफ है, जो मुझे फिर से जीने का हिम्मत दिया और फिर से जीवित रखा, तो ये सबके पास लेके जाना है। पहले मैं एक फ्रेंड के लिए तड़पती थी कि जो मुझे समझ पाए, क्योंकि ये हमारे अंदर जो चल रहा है कोई किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम अंडरगो करते हैं। तो वो तब समझ में आ गया जब मेडिटेशन आई, तो बहुत सारे जीवन हैं, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज है, तो वो भी कोप अप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हर एक को हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एंड ये मेडिटेशन ही सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, बिकॉज इसके वजह से एक इंसान इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसी के ऊपर। जैसा मैं डिपेंड हो जाती थी कि एक हाथ मुझे चाहिए जो मुझे इस डिप्रेशन से बाहर लेके आए, ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे अंदर की बात है। तो जब मेडिटेशन आया मेरे लाइफ में, मैं इंडिपेंडेंट होने लगी। एंड खास करके मुझे जब सभी के पास ये लेके जाने हैं, ये जो फीलिंग है, ये मुझे ज़्यादा मेरे लाइफ को चेंज किया एक्चुअली। एंड निरंतर फ़ोन, घर का काम करना, बच्चों को देखना, एंड निरंतर मैं फ़ोन कॉल्स पे ध्यान कराती थी 1 to 1। एंड अब थोड़ा विलेजेस में जाना भी शुरू किया, घर के मेंबर्स के सपोर्ट के वजह से। वो मेरे बेटे को संभालते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए कोई भी गांव में चली जाती हूँ और थोड़ा देर वहाँ स्पेंड करके आती हूँ। कम से कम 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ये मैं नहीं देखती हूँ कि कितने लोग हैं, बस जा रही हूँ कि नहीं, मेरा प्रेजेंट होना वहाँ इम्पॉर्टेंट है एवरीडे, ऐसा मैं करती आई हूँ। और कभी कभी बिल्कुल जाने के लिए होता भी नहीं है, फिर उसके लिए भी चिंता करना छोड़ दिया मैंने। जो नेचुरल फ्लो में मेरे द्वारा यूनिवर्स करवाएगी तो मैं करूँगी, ज़्यादा माइंड भी नहीं लगाती हूँ अभी। एकदम जो फ्लो में आता है वो करती जा रही हूँ। एंड या मेरे बच्चों का सपोर्ट, बिकॉज मुझे ये समझ में आया, खास करके मेरे दोनों बच्चे मुझे मेरा चाहते हैं, उनके सोल लेवल में वो चाहते हैं कि मैं ये वर्क करूं। मेरी बेटी साइकोलॉजी ऑनर्स कर चुकी है, वो एक रेगुलर वे में सबके तरह अपना जीवन जी रही है। मेरा बेटा कुछ बोल ही नहीं सकता है, फिर भी ये वर्बली एक्सप्रेस कर पाती है मेरी बेटी, वो कुछ एक्सप्रेस अपने वर्ड्स के थ्रू नहीं कर पाता है। फिर भी मुझे अभी मेरे इंट्यूशन में मुझे फील होता है कि वो चाहते हैं, उनके सोल लेवल में वो चाहते हैं कि मैं ये वर्क करूं। तो वो हमारा एक सपोर्ट सिस्टम बन गया बच्चों के साथ भी। तो इसीलिए मैं कुछ समय वहाँ दे पा रही हूँ, क्योंकि बेटी और माँ भी है मेरे घर में, वो सब संभालते हैं मेरे बेटे को। तो या आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ प्रेजेंट इन माई लाइफ एंड बिकेम माई गुरुज and teachers, and thank you to you thank you so much for such a wonderful interview, and thank you to PMC Hindi, Yes. because यहाँ एक
माँ होने के नाते क्या सीखा मुझे, आई एम स्टिल लर्निंग, अभी भी सीख रही हूँ बहुत चीज़ें। सब सीखते हैं। हाँ, क्योंकि एक मैंने सीखा, एक सीनियर मोस्ट मैडम है आंध्रा में, उन्होंने बताया कि पत्री जी ने उनको सिखाया, वरलक्ष्मी मैडम है उनका नाम, पत्री जी ने उनको सिखाया, ममकारम बोलते हैं तेलुगु में, दैट मीन्स वो जो अटैचमेंट बच्चों के प्रति माँ को होती है उसमें फंसना नहीं है, बिकॉज वो ममकारम अहंकारम मीन्स तेलुगु है, वो तेलुगु लैंग्वेज में ये मतलब ये अटैचमेंट ईगो है जो माँ का प्यार करके, ओके। सो वहाँ वो वो लर्न करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बेटी से राइज करके सब हमारे बच्चे हैं, वो सीखने के लिए जो पत्री जी ने सिखाया, उनको सिखाया मतलब मुझे भी सिखा रहे हैं। एंड जो भी मास्टर को पत्री जी सिखाते हैं, मैं सोचती हूँ कि ये मुझे सिखा रहे हैं सर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एंड मदर अर्थ बोलते हैं कि हर एक पर्सन को जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी मीन्स मदर बनना, एक स्पिरिचुअल पर्सन मीन्स हम हर एक के लिए मदर बनने की क्षमता हमारे अंदर वो समझ पाना। सो ये दोनों चीज़ मैं बहुत ही पर्टिकुलरली वर्क करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। और सर बोलते हैं बच्चों के जीवन में इंटरफियर नहीं करना, और वो भी सीख रही हूँ मैं, अभी भी सीख ही रही हूँ। मुझे वो अटैचमेंट में आ जाता है कि इंटरफियर कर देती हूँ, अरे ऐसा करे तो प्रॉब्लम हो जाएगा इसको, फिर अभी मैं उसको संभालूंगी, ऐसा मैं करती हूँ अभी भी। तो मेरी बेटी मुझे बताती है प्लीज़ ऐसा इंटरफियर मत करो, तो मैं अपने आप को फिर बैलेंस करने के लिए कोशिश करती हूँ। एंड मेरा बेटा, उनको हमेशा मैंने ट्राई किया कि कुछ थेरेपी दिलवा के उसको चलाने के लिए, बट जब मेडिटेशन में आई मुझे समझ में आया कि वो चलना ही नहीं चाहता है। वो नॉर्मल जो सोसाइटी के टर्म्स पे जो सो कॉल्ड नॉर्मल है, जो सो कॉल्ड रेगुलर है, उसमें नहीं फंसना चाहता है। वो अपने तरीके से जीवन जीना चाहता है, चाहे वो बेड पे लेटे रहे या कैसे भी हो। तो वो बेड पे लेटे ही हमको सबको चार्जअप कर रहा है घर में, तो उनके लाइफ में भी कैसे नहीं इंटरफियर करना है, कितना उनके लाइफ में मेरा रोल है, कितना मुझे ऐसा बाहर खड़े होके थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर जैसा देखते रहना है, अब ये क्या चाह रहा है मेरे से, ये सीख रही हूँ एक्चुअली। आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द लर्निंग जर्नी। या थैंक यू सो मच। पावनी, आपके लिए कुछ खास है और आइए हम मिलके देखते हैं। ओके। हाय अम्मा, हम दोनों के तरफ से सबसे पहले हम दोनों आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे जीवन में होने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे में अच्छा देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आप बहुत अनकंडीशनल बिलीफ रखती हैं हम दोनों के ऊपर, एंड इसके वजह से हम बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं। मेरी आप हर एक बात सुनती हो और हम हर चीज़ मिलकर करते हैं, हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये भी डिस्कस करते हैं कि कैसे जीवन को स्पिरिचुअली जिया जा सकता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच इतने अच्छे फ्रेंड होने के लिए। बहुत एंडलेस ग्रैटिट्यूड फील करते हैं हम दोनों। सो थैंक यू एंड लव यू। थैंक यू सो मच। That was Thanks so a lot. beautiful. Yeah. कहते हैं ना कि दुआओं वाले हाथ हमेशा बच्चों के सर पर होते हैं। और जब मैं ये वीडियो देख रही थी आपकी बेटी की, आपके बेटे की, मुझे लगा ये आपकी दुआएं हैं जो आज वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। या हम एक बहुत बड़े ग्रुप कॉन्शियसनेस में, उसमें बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स, यहाँ फिज़िकल प्लेन पे भी बहुत सारे मास्टर्स, उनके साथ रहने की वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है। अकेले कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं, वो फैमिली रन करना हो या कोई स्पिरिचुअल वर्क करना हो, एक ये ग्रुप ने दिया है ये स्ट्रेंथ।
आप जैसे प्यारे प्यारे लोग जो कितना हमको प्रेरणा दे रहे हैं और प्यार दे रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू PMC हिंदी. थैंक यू पत्री जी. दोस्तों, आज का जो ये सफ़र था, पावनी के साथ साथ हमने भी बहुत कुछ महसूस किया है. ये सफ़र इतना आसान नहीं था उनके लिए इतने सालों में, लेकिन एक दूसरे का साथ और मेडिटेशन, ये सब चीज़ों ने उनका ये सफ़र बहुत आसान कर दिया. और ख़ासकर इसमें जो इनके हस्बैंड ने, शिव कुमार जी ने जो इनका सपोर्ट किया है, जो इनकी स्ट्रेंथ बने हैं दूर रह के भी, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. हम फिर मिलेंगे आपसे माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड के साथ. नमस्ते. नमस्ते. PMC हिंदी बदले जीवन.